ये शीट नंबर 20 है। बताइए कौन से क्वेश्चन बता रहे हैं? फर्स्ट सेकंड में कोई प्रॉब्लम किसी में? सर थर्ड में ये है ना, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। वही आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। ड्यू हो गई मतलब देनी है लेकिन दी नहीं है। देनी क्यों है? सर्विसेज ले ली लेकिन पे नहीं की। तो वही जो एंट्री आप करते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, वही वाली एंट्री होगी। इट इज जस्ट लाइक सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए पहले तो। आगे ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन में और कोई प्रॉब्लम? थर्ड फोर्थ? और सर ये जो है पेड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, और तो वो ऐड प्रोपराइटर नहीं, कैपिटल में होगा। नहीं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर। ये मतलब पर्सनल खर्चा हो गया। ओनर का प्रीमियम पे किया, बिजनेस का खर्चा नहीं है। और इनकम टैक्स तो ओनर का ही लगता है, पर बिजनेस का नहीं होता। इनकम बिजनेस का जीएसटी होता है। ये इनकम टैक्स पर्सनल मानते हैं। और प्रोपराइटर का, प्रोपराइटर माने जो मालिक है, उसका प्रीमियम पे किया, तो इसकी एंट्री आपकी होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अपने को मतलब नहीं है कि प्रोपराइटर ने पैसा कहाँ लगाया। हमारे लिए तो बिजनेस से उसने 3,500 रुपए निकाले। अब उसको इंश्योरेंस में दिया, इनकम टैक्स में दिया, गाड़ी खरीदी, कूलर खरीदा, खाना खरीदा, सब्जी खरीदी, फ्रूट खरीदा, उससे अपने को मतलब नहीं। हम तो सब ड्राइंग्स में कैश में डाल देते हैं, बस खत्म, है ना। ये बिजनेस के खर्चे नहीं है, हम इसको अलग अलग नहीं दिखाएंगे, हम तो बस ड्राइंग्स में दिखा देंगे। प्रोपराइटर माने ओनर। इज दिस क्लियर? और बताइए थर्ड क्वेश्चन में और कोई प्रॉब्लम? फोर्थ में, फिफ्थ में? सर फिफ्थ में यही कि 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स में क्या अच्छा मतलब? ठीक है, ये वाला पॉइंट कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। ठीक है, और बताइए सिक्स्थ में? सर इसका फर्स्ट वाला मतलब 1/3 ऑफ गुड, मतलब उसमें से माइनस करते ठीक जाना है ठीक 1/3। ठीक ठीक ठीक। और बताइए ये फिफ्थ में, और वो प्रॉफिट ऑन सेल्स और सिक्स्थ में, और क्या डाउट है? और कोई ट्रांजेक्शन? अभी नहीं ना, ठीक है। अभी ये पहले तो मैं ये वाला बता देता हूँ, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको पहले समझ लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट। ये एक पहले तो चीज ये देखना है कि जो वुड खरीदी इन्होंने, इनका काम लकड़ी भाजी का है, लकड़ी वकड़ी का ही काम है, क्या करते क्या है ये, इनका धंधा क्या है, ये परचेजेस में आएगा, किस में आएगा? ये क्या है? फर्नीचर वाला है, इसका काम फर्नीचर का है, तो लकड़ी जो है इसके लिए परचेजेस में आएगी। ठीक है, तो हम उसके लिए एंट्री करेंगे परचेजेस। तो इसने 30,000 की 10% डिस्काउंट में परचेजेस की, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट $27,000 टू कैश। ठीक है, अब इसका 27,000 का जो है, ये अपन 27 1/3 इसका 1/3 1/3 आया 9,000 इंटू 1/3। 27,000 का 1/3 आया 9,000, दैट इज 9,000। ये अपन ने पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया। पर्सनल यूज मतलब ओनर के खुद के लिए फर्नीचर बनाया, बिजनेस के काम नहीं आया। तो अपने को फर्नीचर बनाया कुछ भी क्या, उसने तो 9,000 की लकड़ी ले ली, तो हम तो उसकी एंट्री कर देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्यों? 9,000 की लकड़ी उसका फर्नीचर बना के लिया या एज इट इज लिया, उससे अपने को मतलब नहीं है। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, अब 27 में 1/3 ले लिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 18। 18 का आधा मतलब 9,000 ऑफिस के लिए फर्नीचर बनाने में लग गया। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑफिस फर्नीचर टू परचेजेस। तो जो हमारी परचेज करने की लकड़ी आई थी, परचेजेस थी, वो हमने ऑफिस फर्नीचर में यूज कर ली।
और बाकी का जो है फर्नीचर बनाने बेचने में यूज हो गया, तो बेचने में यूज हो बनाने में आ गया तो उसका तो कुछ करना नहीं है, जब बेचेंगे तब एंट्री होगी। हम बेचने के लिए कोई चीज खरीदते हैं तो परचेजेस में रहती है, तो बाकी की 9,000 पहले से ही परचेजेस में है तो उसकी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो जब बेचेंगे तब हम सेल्स की एंट्री कर देंगे। तो अभी तो हमने बना के रख ली तैयार 9,000 की फर्नीचर बेचने के लिए, तो अभी बिकी तो है ही नहीं, जब बिकती है तो सेल्स होगा। तो अभी जो 9,000 की लकड़ी है वो परचेज के लिए सेल के लिए तैयार है, बस इसका उसका कोई एंट्री अलग से नहीं होगी। तो इसको इस वाले में ये 3 एंट्रीज होंगी, खरीदने की 27,000, फिर उसमें से ड्राइंग्स और फिर उसको फर्नीचर बनाना, ये 3 चीज। ये तीनों में इसमें कोई प्रॉब्लम पूछे मेरे से। 27,000 की लकड़ी खरीदी अपन ने, 9,000 के ओनर ले गया, अपने उसने फर्नीचर बनाया, 9,000 का हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर बनाया और 9,000 की हमने बेचने के लिए रखी है फर्नीचर बना के। तो जो बेचने के लिए रखी है उसकी एंट्री हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके? अब हम आते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स एंड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब मान लीजिए आप मुझे ये बताइए सिंपली कि मैंने थोड़ी देर के लिए 60,000 का कुछ गुड्स खरीदे, ठीक है, तो गुड्स 60,000 के खरीदे तो ये तो मेरी हो गई कॉस्ट। मैं इसके ऊपर 50% प्रॉफिट ले रहा हूं। प्रॉफिट कितना? 50%। 50% इसका 60,000 का हो गया 30,000, तो मेरी जो सेलिंग प्राइस हो गई है वो कितनी हो जाएगी? 90,000। तो ये 30,000 60,000 का 50% है। ये 30,000 को अगर मैं सेलिंग प्राइस पे देखता हूं तो कितना परसेंट आएगा? 30,000 90,000 का कितना परसेंट आएगा? 33.33%। कैसे निकाला? 30,000 अपॉन 90,000 कितना हो गया? 1/3। 30,000 अपॉन 90,000 कितना हो गया? 1/3, 1/3। और ये 30,000 अपॉन 60,000 मतलब 30,000 कॉस्ट का 60,000 कितना हो गया? ये 1/2। 1/2 जो होता है वो 50% होता है। 1/3 कितना होता है? 33.33% होता है। ये चीज समझ में आई कि 30,000 60,000 पे करेंगे तो 50% आएगा, 30,000 90,000 पे करेंगे तो 1/3 आएगा, 33.3। इज दैट ओके? तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, एक चीज ये समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं ये कहता हूं कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर हमारा 50% है जो अभी है, तो यही प्रॉफिट जब मैं ऑन सेल्स निकालूंगा, ऑन सेल्स माने सेलिंग प्राइस पे, तो वो 33.33% हो जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट कॉस्ट का 50% है वही प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 33.33% हो जाता है। ये रिलेशनशिप समझ में आ जाना चाहिए। सर हाँ, अभी क्वेश्चन में दिया हो कि कॉस्टिंग 15,000 है और 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अच्छा एक सेकंड, ये चीज समझ में आई कि नहीं है जो मैंने आपको समझाया? आई। ये प्रॉफिट, यही 30,000 का जब प्रॉफिट जब मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे देखता हूँ तो 50% हो जाता है। इसी प्रॉफिट को जब मैं सेलिंग प्राइस पे देखता हूँ तो 33.33% हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब मेरे को मैं आपको इसका एक चार्ट बना सकता हूँ, ये हर चीज में एप्लीकेबल है, मैं आपको भी प्रूव करके। मैं अगर कहता हूँ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, वही प्रॉफिट जब मैं सेल्स पे निकालूंगा तो कितना आएगा? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर मेरा कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट जो है वो 1 है, 1 मतलब 100%, तो जब वही प्रॉफिट मैं सेल्स पे निकालूंगा तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 50% हो जाएगा। जो प्रॉफिट कॉस्ट का 1/2 है, 50% है, वो सेल्स का 1/3 हो जाएगा, 33.3% हो जाएगा। जो इसका 1/3 है वो इसका 1/4 हो जाएगा, ये इसका 1/4 है, इसका 1/5 हो जाएगा, ये इसका 1/5 है, इसका 1/6। अब मैं आपको इसको पहले समझ लीजिए, ये फिक्स है, ठीक है। ये कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ ले रहा हूँ प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट,
इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, कॉस्ट मेरी 100 रुपए है, मैंने उस पर 100 रुपए प्रॉफिट ले लिया, मतलब 100% प्रॉफिट ले लिया। 100 रुपए पे 100 रुपए प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो गया 100%, लेकिन मेरी सेलिंग प्राइस आ गई 200, तो यही प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 50% हो जाता है। तो जो प्रॉफिट कॉस्ट का 100% है, वो प्रॉफिट सेल्स का 50% हो जाएगा। अब फिर मेरी कॉस्ट ले रहा हूं मैं 100, इसके ऊपर मैं 50% प्रॉफिट लेता हूँ। 100 रुपीज का 50%, 50 रुपए प्रॉफिट, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 150। तो ये 50 रुपीज कॉस्ट का अगर 50% है, तो जब मैं इसी प्रॉफिट को सेल्स के ऊपर देखूंगा तो 33.3% हो जाएगा। मतलब ये रिलेशन चलता ही जाता है। मैंने कॉस्ट प्राइस 100 ले ली, इसका 33.3%, 1/3 मतलब 33.33%, इसमें 33 रुपए 33 पैसे मैंने प्रॉफिट जोड़ लिया, तो इसकी सेलिंग प्राइस आ गई 133 रुपए 33 पैसे, 133। तो 133 अपॉन 100, ये 1/3 हो जाएगा। 33 अपॉन 133, 33.33 अपॉन 100 करेंगे तो ये 1/3। जब यही 33.33 अपॉन 133.33 करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4। तो सीधा सा मतलब है कि जो प्रॉफिट कॉस्ट का 1/3 है, वो सेल्स का 1/4 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 1/4 1/6 का। मेरा कॉस्ट प्राइस 100, 1/4, इसका 1/4 हुआ 25 रुपए, 25% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 125 आ गई। तो 25 अपॉन 100 1/4 है, और 25 अपॉन 125 1/5। आराध्या कितना मुश्किल जा रहा है ना ये क्या है ये? कि मैंने सोचा था कि अकाउंट्स पढ़ूंगी कि मैथ्स पढ़ूंगी, मैथ्स ही पढ़नी होती तो मैं मैथ्स नहीं ले लेती क्या? पागल थी क्या मैं अकाउंट्स लेने का? मैं मैथ्स से भाग के तो अकाउंट्स लिया मैंने के अंदर, अब ये मैथ्स पढ़ाने लग गया आदमी, तो थोड़ा बहुत तो मैथ्स से पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स से छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम सोचते हो कि मैथ्स से जिंदगी भर की छुट्टी मिल गई, तूने मैथ्स पढ़ना छोड़ दिया 10 के बाद, तो ऐसा जिंदगी भर की छुट्टी नहीं मिल गई, है ना? तुम्हारी मम्मी को पढ़ाना पड़ रहा है ना, पूछो मम्मी को बहुत पसंद है क्या मैथ्स? कोई नहीं पसंद था मैथ्स, तो तुम्हें पढ़ाना जिंदगी भर छुट्टी नहीं मिलेगी। समझ में आ गया आराध्या तुम? हाँ, ये तुमको जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो, है ना? इसको मुंह बनाने से नहीं होगा। तुम सोचिए मैथ्स क्या है, सिर्फ पेटने से कुछ नहीं होगा, वो ये इसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे भागो ना, वो डर के भूत के तरह लग जाते हैं पीछे। तो मैं से डर के भाग के आई हूँ ना कॉमर्स के अंदर। हाँ, नहीं तो और नहीं तो फिर तो समझे उसको कुछ। तो ये हमारा जो है 21/5, कॉस्ट प्राइस हमारी 1/5, कॉस्ट 100 है, 1/5 प्रॉफिट। 1/5 का मतलब होता है 20%। ये 1/5 20% वाली तो मालूम है ना, 1/5 1/5 के, ये देखिए 1/5 1/5 का मतलब क्या हुआ? 1/5 मतलब 5 हिस्से में से एक हिस्सा। 1/6 का मतलब कितना? 6 में से एक हिस्सा। 1/4 का मतलब होता है 4 में से एक हिस्सा। 1/3 का मतलब है 3 में से एक हिस्सा। तो अगर मैं ये कहता हूं 1/2 मतलब 2 में से एक हिस्सा, तो एक ये चॉकलेट है, इसके 2 हिस्से की, 2 में से आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो ये कितना हो गया? 50% हो गया, ये 50% हो गया। ये 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या होता है? एक चॉकलेट के मैंने 3 हिस्से की, 3 में से एक हिस्सा। 1/3 का मतलब 3 में से एक, तो ये कितना होता है? 3 में से एक। अगर इस पूरे को 100 मान लूं मैं, तो ये पूरा 100 है, अगर ये पूरा 100 है, तो इसका 1 मतलब ये 33.33 हो गया, ये 33.33 हो गया, ये 33.33 हो गया, 334 ले लो जो भी, तो ये 100 हो गया। तो 1/3 जो होता है वो 33.33 होता है। 1/4 मतलब एक चॉकलेट के 4 हिस्से, मतलब 4 हिस्से जब करते हैं तो ये कितना हो गया? 25 25, 100 के 4 हिस्से करेंगे तो 25 तो 25% मतलब 1/4। तो 1/2 का मतलब 100 के 2 हिस्से, तो 50%। 1/3 मतलब 100 के 3 हिस्से, मतलब 33%। 1/4 का मतलब 100 के 4 हिस्से, 25% ऐसे होता है। तो पहले तो आपको समझना है कि जब मैं कह रहा हूं कि 1/5 100 का 1/5 प्रॉफिट है, तो मतलब अगर मैं इसके 5 हिस्से करता हूँ 1/5, तो ये 20%। 1/5 इज 20%। 1/5 इंटू 100 करोगे
तो 20% आएगा। तो इसके अंदर 20% के 5 हिस्से, तो ये जाके पूरा 100 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो गया। तो 25 1/5 20%। तो अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, इसका 20% 20 रुपीज हमारा प्रॉफिट हो गया। तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 120। तो 20 रुपए 120 का कितना होता है? 1/6 हो जाएगा। तो ये एक रिलेशनशिप आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसको आप अभी नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में तो लिखना ही पड़ेगा। ये 1/3 है तो ये 1/4 है, ये 1/4 है तो ये 1/5 है, ये 1/5 है तो ये 1/6 है, ऐसे चलता रहता है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक गुड्स जिसकी मेरी कॉस्ट प्राइस 30,000 रुपए है, आराध्या, और इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट लेना है 1/2 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का आधा, तो इसकी सेलिंग प्राइस बताओ कितनी, कितने में बेचा होगा ये मैंने? 15,000। 15,000 भाई साहब प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट का आधा है ना। हाँ। तो 15,000 तो प्रॉफिट आया, तो 15,000 में बेचेगी क्या? 45,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? कॉस्ट प्राइस 30 है, प्रॉफिट 1। अब मैं आपसे कहता हूं 1/2 ऑफ सेल्स, प्रॉफिट कितना है आराध्या? सेल्स का 1/2 है, सेल्स का 1/2 है, तो सेलिंग प्राइस, हाँ हाँ, तो 33.33%। नहीं 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 नहीं, सेल्स का 1/2 है तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 1। हाँ, तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कॉस्ट दे रखा है, तो आपको 1/2 ऑन सेल्स को ऑन कॉस्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट सेल्स का 1/2 है वही प्रॉफिट कॉस्ट का कितना है? 1। तो 30,000 का 100% कितना होता है? 30,000। तो इसका मतलब हमारी सेलिंग प्राइस 1, मतलब डबल, मतलब जितनी कॉस्ट प्राइस उतनी सेलिंग प्राइस उतनी प्रॉफिट, तो 60,000 हो जाएगा। मतलब सेल्स का 1/2 है तो कॉस्ट का 1 हो जाएगा, तो कॉस्ट का 1 का मतलब है जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर सेल्स कॉस्ट प्राइस हमारी 30,000 है और जो मेरा प्रॉफिट है वो है 1/3 ऑन सेल्स, तो लीशा सेल्स का अगर 1/3 है, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस तो दी नहीं है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो इस ऑन सेल्स को अपने को ऑन कॉस्ट में बदलना पड़ेगा, तब जाके अपन इस कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट जोड़ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो ऑन सेल्स को अपने को ऑन कॉस्ट में बदलना पड़ेगा, फिर अपन कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो आप ये बताओ कि जब ऑन सेल्स 1/3 है तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा लीशा? ये देखो ये दिया है ऑन 1/3 ऑन सेल्स, ये दिया, ये आपने लिखा ही नहीं टेबल तीनों लोगों ने, ये 1/3 ऑन सेल्स दे रखा है, तो ऑन कॉस्ट कितना है? ये 1/2। तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 1/2, ये कॉस्ट प्राइस है 30,000, 30,000 का 1/2 कितना होता है? 15,000। तो 15,000 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 45,000। ऐसे। अनवी, मैं आपको देता हूं 1/4 ऑन सेल्स, सेल्स पर 1/4 है, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखी है, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आपको प्रॉफिट ऑन सेल्स को ऑन कॉस्ट में बदलना पड़ेगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स 1/4 है तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3। तो ये 30,000 का 1/3 कितना हुआ? 30,000 इंटू 1/3, ये गया 10,000। 30,000 का 1/3 का मतलब क्या हुआ? ये है पूरा, ये 30,000,
इसके 3 हिस्से कर दो 1/3, तो 30,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो एक एक हिस्सा कितने का आएगा? 10,000 का। ये मतलब होता है 30,000 का 1/3 का मतलब हो गया 30,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 3 से डिवाइड कर दो। तो जब 30 को 3 से डिवाइड करोगी तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो 10,000 प्रॉफिट हो गया। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 30,000 है, 1/3 ऑन सेल्स 10,000 प्रॉफिट हो गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 40,000। ये इस ढंग से इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस एक बार करना पड़ेगा, फिर मैं इसकी और आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको पहले तो ये रेशियोज भी थोड़े बहुत निकालने ऐसे आने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 30,000 का 1/3 निकालो, तो 30,000 का 1/3 का इंटू 1/3 मतलब 30,000 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 10,000। तो एक एक हिस्सा 10,000 का है, 10,000। इसका मतलब हम इसकी बात करें। अब आपसे कहा जाए 30,000 का 2/3 निकालो, मतलब 30,000 को 3 से डिवाइड करो और फिर उसका डबल कर दो। तो 30,000 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा। तो 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 हो गया। तो 30,000 इंटू 2/3 का मतलब है 3 हिस्से में से 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्सा, 3 में से 2 मतलब कितना हो गया? 20,000 हो गया। ठीक है, ये हम करेंगे और थोड़ा सा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इतना इतना थोड़ा बहुत तो मैथ्स आना चाहिए। अगर आप सोच के आए कि 10th से 11th के अंदर कॉमर्स लेके कि अपन ने मैथ्स को तो वहीं दिमाग उतार के रख दिया, 10th में छोड़ के आ गए, तो ढूंढ लेना भी जब स्कूल जाओ कभी कि वो कहीं कोने में पड़ा मिल जाएगा। तो इतने ही तो मैथ्स आनी चाहिए। ठीक है, इतना बेसिक आना चाहिए, तो वो हम इसको करेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा, इसमें का ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। तो पहले तो मैं उस शीट पे आ रहा हूँ वापस से। तो पहले तो ये प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना थोड़ा बहुत आया कि बिल्कुल नहीं आया? थोड़ा बहुत आ गया ना? हाँ, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा इसको। कुछ दिक्कत आएगी फिर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो आएगी आएगी। और बोलिए, इसके अंदर और किसी में कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, अभी इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, एक दूसरी शीट दूंगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो इस शीट में अभी टाइम लगेगा आपको कंप्लीट करने में, फिर इसमें डाउट हम डिस्कस करेंगे। बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ आगे क्या काम करना है, जिससे कि मुझे फिर फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। इस वीक का काम आपके पास आज क्या है? हाँ, इस वीक का काम हो जाएगा आपके पास। अभी हमने क्या किया था, जब हमने अकाउंटिंग सब पढ़ना चालू किया था तो हमने देखा था, पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया, ट्रांजैक्शंस को हमने कॉलम में लिखना चालू किया। हमको इसमें दिक्कत आने लगी, तो हमने कहा कि भाई अब ऐसा करेंगे, हम टी अकाउंट्स बनाएंगे। टी अकाउंट में प्रॉब्लम ही नहीं, कितनी कॉलम बना डालो। फिर हमने कहा ये टी अकाउंट्स बना तो रहे हैं, लेकिन टी अकाउंट इतने सारे पेजेस में फैले हुए हैं, गलती हो जा रही, किसी के डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिख दे रहे हैं, ए में लिखना है, बी में लिख दे रहे हैं, मतलब गलती। उस गलतियों को अवॉइड करने के लिए हमने कहा हम जर्नल बनाएंगे। जर्नल के अंदर, जर्नल का एक डायरी है हमारी, डायरी। तो डायरी के अंदर हम लिखते जाएंगे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, अब ये डायरी मैंने आपको बताया था, ये जो जर्नल बनाया इसका पर्पस ये है कि आपको, हमको पहले टी अकाउंट ही चाहिए था, ये टी अकाउंट ही चाहिए हमको, इसी से काम बनेगा। लेकिन हमको इसको लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें गलतियां हो रही थी, तो इसलिए हमने डायरी बनाई। तो डायरी बनाई किस लिए थी? ये टी अकाउंट के लिए बनाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको जो सिस्टम बताया था, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे डेवलप हुआ है। डेवलप मतलब पहले अकाउंटिंग इक्वेशन आए, फिर टी अकाउंट्स आए, फिर जनरल एंट्री आई। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर हम टी अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि हमने जनरल एंट्री बनाई इसीलिए थी कि टी अकाउंट में गलती नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे सिस्टम बना। एक बार सिस्टम बन गया तो बोला भाई आप सब ऐसा करो, क्या करो, पहले जनरल एंट्री बनाओ, फिर उसके बाद टी अकाउंट में लिखो। सबको सब ऐसा बोल दिया गया। समझ में आई बात? हमने टी अकाउंट्स बनाया था। टी अकाउंट्स में बहुत सारे कॉलम्स थे, बहुत सारे अकाउंट्स थे, उसमें दिक्कत आती थी,
पता चला हाँ लिखना कहीं था, कहीं लिख देते थे, है ना। और बिजनेस कर रहे होते हैं, बड़े बिजनेस के अंदर बहुत सारे टी अकाउंट्स होते हैं, 400 500 600 अकाउंट्स हो सकते हैं। पता चला कि पेज पलट सकते हैं, गलती हो सकती है। वो गलतियां नहीं हो, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्टली टी अकाउंट में उस समय लिखने बैठ जाएंगे तो गलती होगी। हम वो गलतियां नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं उस समय हम टी अकाउंट पे ध्यान दें कि किसमें लिखें क्या लिखें। एक डायरी में बस लिखते जाए फटाफट फटाफट। इसको बेचा, कैश टू सेल्स, इससे खरीदा, परचेज टू कैश, इसको पेमेंट किया, एक्स टू कैश, पेमेंट आया, कैश टू वाई, बैंक में जमा किया, बैंक फटाफट फटाफट लिखते जाते, गलती नहीं। लेकिन अब जर्नल में लिख दिया ना, अब टी में तो लिखो। क्यों नहीं लिखा था टी में पहले? क्योंकि गलती नहीं हो। अब लिख दिया ना, जर्नल में डायरी बना ली ना, अब तो टी में लिखो। तो अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज के बाद इसको टी अकाउंट में, लेजर में पोस्ट करें। इसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। तो हमारा सिस्टम ये होता है, अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि पहले आप जर्नल बनाइए और फिर उसको टी अकाउंट्स में, टी अकाउंट्स जिस बुक में होता है उसका नाम है लेजर, उस लेजर के अंदर, टी अकाउंट के अंदर सबको लिखिए। तो टी अकाउंट में लिखने को, जर्नल से लिखने को बोलते हैं पोस्टिंग, या इसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। और जर्नल में लिखने को बोलते हैं रिकॉर्डिंग, या इसको बोला जाता है जर्नलाइजिंग। अगर आपकी जर्नल सही है तो टी अकाउंट्स में भी आप सही लिखोगे, गलती होने के चांसेस कम। अगर आपने गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया जर्नल में, तो नेचुरली टी अकाउंट में भी, लेजर में भी गलत अकाउंट को डेबिट करोगे, गलत अकाउंट को डेबिट करोगे। तो ये जो मैंने अभी बात की, ये थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं है? लीशा, अनवी, आराध्या, समझ में आया है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं अभी आपको बस एक नमूना दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। नमूना, नमूने से मेरा मतलब है जस्ट सैंपल, कैसे करना है आपको। अच्छा, ये तो मैंने आपको भेजा हुआ है, ये हो गया है, इससे मतलब नहीं है। मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा एक क्वेश्चन दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ है, छोटा सा 6 ट्रांजैक्शंस का। इसमें क्या है, इसका आपको जर्नल बनाना है, फिर लेजर में पोस्ट करना है, फिर ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये भी मैं बताऊं, ये भी मैं बताऊं। तो पहले हम जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये क्वेश्चन, ये हमने इसका जर्नल बनाया। जर्नल के अंदर हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट सर डेबिट। आपके क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहे अभी तक, वो शीट ही दिख रही है। अब दिख रहे हैं? आप दिखे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये ट्रांजैक्शन था हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ट्रांजैक्शंस, ये जर्नल। ये जर्नल किसका बनाया अपन ने, ये फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ठीक है, मैं आपको ये शीट भेजूंगा जिसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन और इसका ये सॉल्यूशन भी रहेगा आपके पास, पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। फिर हमने क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था और कैपिटल क्रेडिट किया था अपन ने। तो अपन क्या कहेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश। दैट्स इट। कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैश अकाउंट हमने जर्नल के अंदर क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया ना, कैश अकाउंट के डेबिट में 50,000 रुपए लिखने हैं ना, कैपिटल के क्रेडिट में 50 लिखने। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैश अकाउंट के डेबिट में 50 और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 50। तो ये आ गया मेरा कैश अकाउंट के डेबिट में 50 और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 50। ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 50 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं, कैपिटल में कैश लिखेंगे और कैश में कैपिटल लिखेंगे। तो इस ढंग से हम
जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करते हैं। फिर पोस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों साइड को इक्वल करते हैं। लेजर अकाउंट इक्वल कैसे करते हैं, उसका बैलेंस निकालते हैं। मैंने आपको टी अकाउंट में बैलेंस करना बताया था ना, नहीं बताया था? बैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब जो साइड शॉर्ट है उस साइड डिफरेंस लिख दो जिससे दोनों साइड बराबर हो जाए, और फिर हम टोटल दोनों साइड लगा के उसको क्लोज कर देते हैं। अकाउंट को ओपन नहीं छोड़ा जाता, उसके लाइन वाइन खींच के उसको बैलेंस निकाल के उसको क्लोज किया जाता है, जिससे कि उस पर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सके। इस साइड का टोटल कितना है 62, इस साइड का टोटल कितना है 11, तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस लिख देंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 51,000, और दोनों साइड का टोटल 62 बराबर हो जाएगा। अगर मान लो कोई ऐसा अकाउंट है जिसके अपने आप दोनों साइड बराबर हो गए तो उसमें बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस तभी आएगा जब डिफरेंस, बैलेंस तभी आएगा जब डिफरेंस। फिर ट्रायल बैलेंस की बात बाद में, ठीक है। पहले तो ये जर्नल और ये लेजर। तो अब आपके पास दो काम है, एक तो जो मैंने शीट आप कर रहे हैं जिसके अंदर जनरल एंट्रीज की, वो आप करनी है आपको, उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसमें कुछ दिक्कत आएगी मैं आपको उसका सलूशन भेजूंगा, उसको आप शेयर करूंगा, आप देखिएगा और फिर कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी चीज, ये वाली शीट भी मैं भेज रहा हूँ और पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन भी भेज रहा हूँ, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा ये कैसे इस क्वेश्चन को किया गया। तो अब आपको अब आगे अब हमें ट्रांजेक्शन्स को इस हिसाब से करना है। अब मेरी स्ट्रेटजी आगे से ये होगी, आपको मैं अलग अलग कुछ बुक्स के मैं भेजता हूँ, मैं ध्यान नहीं मिस हो जा रहा है, मैं कुछ जर्नल एंट्रीज अलग अलग बुक की भेजूंगा, वो आप जर्नल एंट्रीज खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपकी जर्नल एंट्री में बहुत सारी वैरायटीज आ जाएंगी और सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक दूसरा, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भेजूंगा जिसके अंदर आपको जर्नल, लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, जो मुझे आपको बताऊंगा मैं आपको, तो आपको उसमें जर्नल लेजर बनाना रहेगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको करना, ठीक है। सो ये इसके अलावा कुछ पूछना है आपको तो पूछ लीजिए मेरे से।